नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। भारतीय कला और संस्कृति का ये वीडियो नंबर 24 है। इसमें हम बात करेंगे भारतीय भाषाएं और साहित्य की। इसके बाद में इसके एक दो वीडियो नोट और आएंगे जिसमें हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके लिए सामने लेकर आएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जाइए हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर, जहां पे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस में आपको बहुत सी पाठ्य सामग्री वहां पर उपलब्ध है। दूसरी बात, यदि आपको इसकी पूरी वीडियोस देखनी है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जहां पे आप क्लिक करके सारी वीडियोस एक साथ पा सकते हैं भारतीय कला और संस्कृति की। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट। देखिए, भाषा की सबसे पहले मैं बात करता हूँ लैंग्वेज की। यदि आपको कोई एक अनजान व्यक्ति मिलता है, जब तक आप उसको नहीं पहचान सकते, ना रंग से ना पहनावे से, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गया है, कहीं भी कुछ भी सामग्री उपलब्ध है, कोई भी कैसा भी परिधान पहनकर आ सकता है। जब तक वो आपके सामने बातचीत नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, बोलते ही उसकी जो भाषा में जो शब्द होंगे, जो लहजा होगा, जो बोलने का तरीका होगा, उससे हम उसके क्षेत्र का अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये यूपी का है या बिहार का है या राजस्थान का या हरियाणा का है, ठीक है, या बंगाली है, जो भी है। तो हम भाषा ही एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा हम व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। तो भाषा पहचान करने में अपना बहुत बड़ा योगदान देती है, ठीक है। अब देखिए, कई बार हमें ऐसी समस्या हो जाती है कि हम किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ की जो भाषा होती है, जो वहाँ की लोकल भाषा होती है, लोकल लैंग्वेज होती है, वो हमें समझने में काफ़ी तकलीफ होती है, ठीक है। तो ये भाषा ही है। और भारत भारत तो इतना विशाल देश है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बहुत कम दूरी पर भी भाषाएं बदल जाती हैं, लहजे बदल जाते हैं, रीति रिवाज बदल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि देखिए दोस्तों, जैसा हमने बताया आपको, यदि किसी व्यक्ति की हमें पहचान करनी है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? भाषा का होगा। हमारा भारत विविधताओं में एकता वाला देश है, ये हमने सबसे पहले वाले चैप्टर में भी बात की थी। तो प्रत्येक कुछ किलोमीटर पर ही क्या हो जाता है? भाषा, रीति रिवाज हमारे बदल जाते हैं, भाषा अलग हो जाती है, कस्टम्स, रीति रिवाज वहां पे बदल जाते हैं। तो अब क्या होगा? भाषा असल में वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाएं, विचार, कार्य आदि को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये हिंदी भाषा हम बोल रहे हैं, हिंदी आपके सामने ही लिपि देवनागरी में लिख रखी है। तो इसमें क्या होगा? हम अपने विचार आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। यदि यहाँ पे हिंदी समझने वाले नहीं हो तो हम जो समझने वाले हैं उस लैंग्वेज में, भाषा में उपलब्ध करवाएं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भाषा असल में क्या होती है? एक ऐसा माध्यम है, एक मीडियम है, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाएं, ठीक है, अपने विचार और अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक इस प्रकार हमें भी कभी कभी भाषा को एक विशेष स्थान पर समझने पर प्रकट होती है, ठीक है। हमें भी क्या होती है, जो मुश्किल वाली बात हमने कही कि ठीक एक विशेष स्थान पर हमें उस भाषा को समझने में तकलीफ होती है, ठीक है। तो वो भाषा ही है ना, वो माध्यम है वहाँ का, भाषा ही माध्यम है जो वहाँ पर समझने में हमें तकलीफ दे रही है, वहाँ की चीज़ें समझने में। तो भाषा सहायक भी है, भाषा रुकावट भी है। समझ में आए तो सहायक है, नहीं समझ में आए तो रुकावट है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब साहित्य की बात करें तो साहित्य दोस्तों एक ऐसा दर्पण है, ऐसा शीशा है, जिसमें हम हमारे समाज के प्रभावी विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं या देख सकते हैं। साहित्य हमारे समाज का दर्पण है, ठीक है। अब यदि हमें किसी क्षेत्र, देश या संस्कृति को जानना है तो यह आवश्यक है कि हमें भाषा व साहित्य का क्रमिक विकास का ज्ञान हो। यदि हमें भारत की संस्कृति, भारत के साहित्य के बारे में जानना है तो सबसे पहले तो हमें इसके भाषा का क्रमिक विकास देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम जान सकेंगे कि कैसे कैसे भाषा बनी, भाषा से फिर साहित्य की ओर मुड़े, फिर ये रचनाएं आई, इन रचनाओं में, इन भाषाओं में ऐसे अक्षरों का परिवर्तन हुआ। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल फैक्ट है। अब देखिए, सबसे पहले बात हम करें तो देखिए, संस्कृत भाषा ही भाषाओं की मात्र जननी है। संस्कृत भाषा ही एकमात्र थी जिनसे सारी भाषाएं निकली हैं। तो मनुष्य ने क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारी लिपियां बना ली, ठीक है, लिखने की कलाकारी बना ली, चित्रलिपि बनाई, अक्षरों की लिपि बनाई जिसमें देवनागरी लिपि, ठीक है, बहुत सारी लिपियां प्रसिद्ध है जिनको हम अगले वीडियो नोट में देख लेंगे। तो तब से क्या हुआ, लिपियां बनाई तो लेखन में संस्कृति, जीवन शैली और समाज की स्थिति दिखाई देने लगी। लेखन कला के अंदर भी हमारी संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ और समाज की स्थिति लेखन कला में भी दिखाई देने लग गई। ओके, अब देखिए, संस्कृत क्या है? अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी है। जैसा हमने आपको बता दिया कि संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं। अब देखिए, वेद, उपनिषद, पुराण एवं धर्म सूत्र, ये जितने भी जो लिखित जो साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, ये क्या है?
संस्कृत भाषा में ही है। इनकी रचना कौन सी भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में ही इनकी रचना हुई है। तो प्राचीन काल में केवल और केवल एक ही भाषा थी, कौन सी? संस्कृत। फिर धीरे धीरे विकास भाषाओं का होता गया। अब देखिए नेक्स्ट, संस्कृत क्या है? संस्कृत हमारी देश की प्राचीनतम भाषा है। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित है दोस्तों? 22 हैं। ओके, जिसमें संस्कृत का भी एक स्थान है। संस्कृत साहित्य तो विशाल है। संस्कृत का साहित्य कैसा है? विशाल है। आरंभ इसका ऋग्वेद से माना जाता है। किससे माना जाता है दोस्तों आरंभ इसका? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से ध्यान आया, वेद कितने हैं? 4, जिनका हम अध्ययन इसमें आगे कर लेंगे। महान व्याकरणविद हुए पाणिनि, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी, ठीक है, वो संस्कृत में लिखा। इसके शब्द निर्माण का विश्लेषण किया संस्कृत का ही विश्लेषण इन्होंने अष्टाध्यायी में कर दिया। पाणिनि का ये ग्रंथ है। अब देखिए इस प्रकार क्या हुआ, बौद्ध धर्म में संस्कृत साहित्य का पता चलता है। बौद्ध, जैन, जो भी धर्म आए उन्होंने भी अपने रचनाएं की साहित्य में, तो उसमें भी संस्कृत भाषा यूज आई। जैसे बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बट गई, महायान, हीनयान। हीनयान का एक प्रसिद्ध साहित्य है महावस्तु, ठीक है, ये नीचे देखते हैं हम। हीनयान का है महावस्तु और महायान का है ललित विस्तार। तो हीनयान में क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है महावस्तु हीनयान का बौद्ध धर्म में। इसमें कथाओं का विवरण किया गया है। किसका? कथाओं का विवरण दिया गया है। वहीं ललित विस्तार से अश्वघोष रचित बुद्ध चरित की लेखन सामग्री मिली है। अश्वघोष द्वारा जो रचित है बुद्ध चरित, उसकी लेखन सामग्री भी ललित विस्तार से ही प्राप्त हुई है। महायान का ये प्रसिद्ध साहित्य है ललित विस्तार, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म का हो गया यहाँ पे 2 भागों में। इस बात को कहने में हमें बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संस्कृत भाषा सीमाओं की बाधा भी लांघ जाती है। जो हमारे देश की कंट्रीज की जो बॉर्डर हैं उनको भी भाषा लांघ जाती है, ठीक है, ज्ञान प्रसारण हो जाता है। भाषाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद को स्थापित कर देती हैं। जैसे हम बात करें तो हमारे देश में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सभी क्षेत्रों में संस्कृत का योगदान रहा। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है भाई। हमारे देश में उत्तर से चलेंगे दक्षिण तक, पूर्व से चलेंगे पश्चिम तक, सब कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का योगदान है, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, संस्कृत का योगदान तो है ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कलहण द्वारा एक रचित ग्रंथ है रजत रंगिणी। जैसे हमने उत्तर की बात की थी ना, वहां पे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे कश्मीरी राजाओं का इतिहास है ये रजत रंगिणी, कलहण द्वारा रचित है, तो ये भी संस्कृत में ही है, ठीक है। वहीं कालिदास की रचनाओं ने भी संस्कृत साहित्य को 4 चांद लगाए, मतलब खूब प्रगति करवाई। 4 चांद लगना, खूब प्रगति करना, उन्नति करना, तो वही है, खूब उन्नति करवाई कालिदास ने मुख्यतः अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महावाक्यम जो है ये, इनका ये जो ग्रंथ है ये कालिदास द्वारा रचित है। वहीं देखिए शूद्रक ने मृच्छक कटिकम की रचना की। वहीं भास ने स्वप्नवास दत्तम की रचना की। श्रीहर्ष ने रत्नावली की रचना की। ये सारी रचनाएं दोस्तों संस्कृत में हुई है। किस में हुई है? संस्कृत में। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अर्थशास्त्र ग्रंथ है किसका? चाणक्य का। और कामसूत्र वात्स्यायन का है। प्रसिद्ध ये ग्रंथों के नाम हमने आपको दिए हैं जो कि साहित्य में विकास को दर्शाते हैं, प्रगति को दर्शाते हैं, संस्कृत के साहित्य को दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब प्राचीनतम साहित्य की बात करें तो प्राचीन साहित्य जो ज्ञात है उनमें सबसे प्राचीन है दोस्तों वेद। सबसे प्राचीन क्या है? वेद। सबसे पहली बात तो ये किसमें रचे गए? संस्कृत भाषा में रचे गए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से इन्हें प्रेषित किया गया। और शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान होता है या जानना होता है। और शाश्वत व ईश्वर प्रदत्त माना गया है इनको माना गया है कि ईश्वर द्वारा रचित है, ये ईश्वर प्रदत्त है, शाश्वत है, मतलब परंपरा में चले आ रहे हैं, बहुत पुराने हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए वसुधैव कुटुंबकम, हमारे देश इसको मानता है कि भाई संपूर्ण विश्व एक परिवार है, ऐसा वेद में माना गया है। ऐसा किसमें माना गया है? वेद में माना गया है। वेदों की संख्या की बात करें दोस्तों, सबको पता है कितनी होती है? 4, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रमुख है ना। हम इन चारों वेदों का एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। देखिए वेद त्रयी किसको कहते हैं, पहले ये चीज देख लीजिए आप। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को एक साथ मिलाकर क्या कह देते हैं? वेद त्रयी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को मिलाकर क्या कह दिया गया? वेद त्रयी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद की। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, ठीक है।
अब इसमें 1028 तो सूक्त हैं, उनका संग्रह है। इसके प्रमुख जो देव हैं ऋग्वेद के अंदर, इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, वायु आदि, ये कुछ देवताओं के वर्णन है ऋग्वेद में, जो कि क्या है, प्रमुखतः से इसके अंदर वर्णित है। तो ऋग्वेद में 1028 जो ये सूक्त हैं उनका संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में ही इसके जो अधिकांश जो सूक्त हैं वो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत जीवन के उच्चतम मूल्यों को बताते हैं। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल तरीके से जो स्वीकृत है जीवन के उच्चतम मूल्यों को बताते हैं ये सूक्त। ओके, और इसमें वर्णित ऋचाएं मुख्यतः 10,600 हैं। ठीक है, 10,600 इसमें ऋचाएं हैं, जो मुख्यतः एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम इनको, प्रार्थना है। क्या है, प्रार्थना, संस्कृत श्लोकों के रूप में। ओके, दूसरा वेद है दोस्तों सामवेद। सामवेद, साम मतलब राग या गीत से। ओके, इसमें 1875 मंत्र हैं। ये संख्या आपको भिन्न भिन्न मिल सकती है, परीक्षा में कभी ये संख्या नहीं पूछी गई आज तक। तो ये इसमें 75 मूल बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। 75 तो इसके मूल है, बाकी कहाँ से ग्रहण कर लिए गए, ऋग्वेद से। सामवेद राग या गीत का वेद है, तो भारतीय संगीत का ये मूल है। क्या है, भारतीय संगीत का मूल है। नेक्स्ट देखिए, यज्ञ के अवसर पर लय में गाए जाने वाले मंत्र इसके अंदर उल्लेखित हैं। सामवेद के अंदर यदि कोई अपने पंडित लोग यज्ञ करते हैं, उनके जो मंत्र होते हैं वो सामवेद में उल्लेखित है। इन मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, उद्गाता। क्या कहलाता है, उद्गाता। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, सामवेद। इतने सारे प्रश्न यहाँ पे क्लियर होते जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेद दोस्तों यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है दोस्तों पूजा पाठ या यज्ञ करना। ओके, अब ये वेद जो है वो विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्रोच्चार से संबंधित है। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, पूजा पाठ है, मंत्रोच्चार है, उनसे ये संबंधित है। वाचन इसका करता है अध्वर्यु कहलाता है। और विशेष बात इसमें यह है कि ये गद्य पद्य दोनों शैली में होता है। आपने एक चीज और सुनी होगी, जो रचना गद्य और पद्य दोनों शैली में होती है वो चंपू शैली होती है। कौन सी शैली होती है, चंपू शैली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें दो मुख्य शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। चारों वेदों में यह अधिक लोकप्रिय है, सबसे अधिक लोकप्रिय है यजुर्वेद। ओके, नेक्स्ट देखिए अथर्ववेद। इसमें देखिए यह ब्रह्मा वेद का रूप भी कहलाता है। किसका रूप कहलाता है दोस्तों, अथर्ववेद ब्रह्मा वेद का रूप कहलाता है। इसमें 99 रोगों का उपचारों का उल्लेख दिया गया है। अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर यह रचित माना जाता है अथर्ववेद। इसकी भी दो शाखाएं हैं, पिपलाद और शौनक। अथर्ववेद की भी दो शाखाएं हो जाती है, पिपलाद और शौनक। मुख्यतः ये देखिए तंत्र मंत्र, जादू टोना, विश्वास अंधविश्वास, रोग निवारण, विवाह, मृत्यु, जितने भी ये सामाजिक कार्य हैं, ठीक है, टोने टोटके हैं, इनके मंत्रों का इसमें समाहित है। अथर्ववेद इसी को समर्पित है। ठीक है, तो ये चीज अथर्ववेद के बारे में हम यहाँ पे अच्छे से समझ गए। आयुर्वेद का सिद्धांत भी इसमें उल्लेखित है। वेदों को जानने का सहायक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, वेदांग। वेदों को यदि जानना है तो उनका सहायक ग्रंथ कौन सा है, वेदांग। वेदांग संख्या में कितने हैं मेरे भाई, वेदांग संख्या में है 6। ध्यान रखना, साथ साथ बोलो, याद हो जाएंगे। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ब्राह्मण क्या होते हैं। 4 वेदों के बाद अन्य कृतियां जिन्हें ब्राह्मण के रूप में विकसित हुई, ये 4 वेद जो हमने बताए, इनके अलावा अन्य भी कृतियां विकसित हुई जो ब्राह्मण के रूप में विकसित हुई। ये जो ग्रंथ है इनकी रचना यज्ञ आदि विधानों का प्रतिपादन और उसकी क्रिया समझाने से है। यज्ञों की क्रिया समझाने से है ब्राह्मण का रचना का प्रतिपादन का उद्देश्य। ठीक है, इसमें यज्ञों की क्रियाएं समझाई जाती हैं। ब्राह्मण विधि प्रधान होते हैं। ठीक है, विधि यहाँ पे प्रधान होती है। प्रत्येक वेद हेतु अलग ब्राह्मण की रचना की गई है। ये हम जब फैक्ट्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देख लेंगे। ये ज्यादातर गद्य रूप में है, ब्राह्मण जो है ज्यादातर गद्य रूप में रचित है। नेक्स्ट देखिए अरण्यक। देखिए अरण्य का मतलब जंगल होता है। अब ब्राह्मण के पीछे का भाग है अरण्यक कहलाता है। इनकी रचना अरण्यों या वनों में हुई, इसलिए इन्हें अरण्यक कह दिया जाता है। वनों या जंगलों में हुई इसलिए इन्हें क्या कह दिया गया, अरण्यक। इसमें ज्ञान और चिंतन को प्रधानता दी गई है। ब्राह्मण में विधि प्रधानता थी ना दोस्तों, इसमें ज्ञान और चिंतन को प्रधानता दी गई है। मुख्य बात यह है कि दार्शनिक विचारों से ही कालांतर में उपनिषदों की क्या हुई, रचना हुई। ठीक है,
आरण्यक के दार्शनिक विचारों से उपनिषदों की रचना हुई। तो इसी प्रकार हम देख लेते हैं अब उपनिषद। देखिए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना, निष्ठापूर्वक बैठकर। उप प्लस नी प्लस शद। ओके, अब गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने हेतु शिष्यों का समूह गुरु के समीप बैठता है, ये बैठते थे। उपनिषदों का ये शाब्दिक अर्थ था। ये वेदांत भी कहलाते हैं, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वेदांत वेदांग छह थे, ये वेदांत है, वेदों के अंत, ये वेदों के चरम बिंदु हैं, अंतिम भाग हैं। प्राचीन व प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या में तो 12 हैं, वैसे उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। भारत का राष्ट्रीय उपवाक्य जो है सत्यमेव जयते, जो सारनाथ के स्तंभ पे लिखा गया है, वो देखिए मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। नचिकेता यम उपनिषद कठोपनिषद में है, ठीक है। गीता का निष्काम कर्म ईशोपनिषद में वर्णित है। तो ये कुछ उपनिषद है जिनकी हम फैक्ट के रूप में अगले वीडियो नोट में हम आपको दे देंगे सारे नाम। तो दोस्तों ये जो वीडियो नोट था ना, ये हमारा भाषा और साहित्य से संबंधित पहला वीडियो नोट था। इसके बाद में इसके देखते हैं कितने भाग आते हैं, लेकिन कंप्लीट करवाने की हम ये बात कर रहे हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे फैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य और जितने भी साहित्य और भाषा की जो लिपियां हैं, भाषाएं हैं, उनका भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियो नोट्स में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और पीडीएफ के लिए हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर जाएं, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें सारी वीडियोस आप एक साथ देख सकते हैं। तो वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।